डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट पार्ट हमने जो अपना सिलसिला जहाँ पे छोड़ा था वो था बाईवेरिएट मल्टीवेरिएट मॉडल्स। तो इस पे आज बात करेंगे कि बेसिकली व्हाट दे आर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड सिंपल लीनियर एंड मल्टी लीनियर, क्या इनके साथ किस तरह से ताल्लुक रखते हैं। तो देख लेते हैं कि बाईवेरिएट जैसे बाय से निकला, बाय मीन्स टू। तो बायवेरिएट का मतलब है टू क्वांटिटीज। जब दो क्वांटिटीज एक साथ बदल रही होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायवेरिएट है। ये बिहेवियर क्या है, ये बायवेरिएट है। और जब मल्टीपल क्वांटिटीज या मल्टीपल चीजें जब इकट्ठी चेंज हो रही होती हैं तो उसको क्या कहते हैं कि ये मल्टीवेरिएट का केस है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि जब मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो किसी वैल्यू की चेंज का बायस बन रहे हैं तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये केस का केस है, ये मल्टीवेरिएट का केस है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप इधर अगर देखें, हम इसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखें कि एक्स जो है वो वाई के अंदर चेंज का रीजन है। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है और y जो है हमारे पास डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो y के अंदर चेंज है वो उसका जो रीजन है वो क्या है, x है। और दूसरी एग्जांपल में अगर आप देखें तो जो y है वो उसके अंदर जो चेंज है या जो y जो है वो मल्टीपल x के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मल्टीपल x हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकम को दूसरे केस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एजुकेशन, जेंडर, एक्सपीरियंस, एज है। तो हम क्या कहते हैं कि जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है उसको हम क्या कहते हैं, वो मल्टीवेरिएट मॉडल है। और हम जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन उसको हम क्या कहते हैं कि वो बाईवेरिएट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारे पास एक प्रिडिक्टर वेरिएबल है और एक ही हमारे पास क्या है, टारगेट वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें तो रिग्रेशन में हमारे पास एक इक्वेशन होती है। आपने स्टार्ट्स में भी जब पढ़ा होगा तो रिग्रेशन में आपने देखा होगा एक इक्वेशन थी, एक लाइन की इक्वेशन थी। और हमें उस इक्वेशन का एक ऐसा कह लें कि फॉर्मूला या एक ऐसा फंक्शन हमने डिवाइस करना है, या हमने एक उसके ऐसे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं कि जो कि हमें जब हम उसको जब हम उसको इंडिपेंडेंट की वैल्यू दें तो वो जो है वो हमें उसकी बेसिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो सॉरी मैं कंफ्यूज कर दिया आपको। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हमारे पास एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। दोबारा से इसको देखते हैं। तो हमने बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला या ऐसी इक्वेशन जो है फाइंड आउट करनी है रिग्रेशन के केस में, कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो हमारे पास इनपुट वेरिएबल है, उसको वैल्यू दें तो उसके अगेंस्ट जो है वो क्या हमारे पास वैल्यू आ जाए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की। ठीक है, तो हमें एक ऐसा फंक्शन, यानी कि अगर हम एफ ऑफ एक्स के केस में देखें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है कि जिसके अंदर आपको पता है ना, फंक्शन एक मशीन या एक मॉडल कह लें उसको, कि वो इनपुट के तौर पे ले रहा है एक्स और हमें क्या दे रहा है, वाई। तो जो हमारे पास एक्स है हम उसे इनपुट दें तो वो जो मशीन है या वो जो मॉडल है वो हमें वाई एज एन आउटपुट दे। हमें एक्स पता है, ये हमें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमें पता है। अब हमें जो है वो ऐसा एफ फाइंड आउट करना है जो कि हमारे एक्स को वाई में कन्वर्ट कर दे, या हमारे मैपिंग एक प्रोड्यूस कर दे जिससे हमारे एक्स से हम वाई प्रोड्यूस कर सके। और वो भी ऐसा वाई कि जो हमारे एक्चुअल वाई से। ठीक है, आपको पता है ना कि हमारे पास एक एक्चुअल वाई है और एक हमारे पास जो हमें मॉडल प्रोड्यूस करके दे रहा है। उनके दरमियान का फर्क जो है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जब हमारे पास प्रिडिक्टेड वाई आ जाएगा, यानी कि जो कि हमारे मॉडल ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, आपको मैंने बताया था ना कि जो प्रिडिक्टेड वाई है ये वो कह लें कि मॉडल का प्रोड्यूस वाई है। उसको हमने किसके अगेंस्ट चेक करना है, हमारे ट्रू वैल्यू के। ठीक है, जो कि हमें पता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हम उसको सुपरवाइज वे में करते हैं। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं। और वो क्वेश्चंस जो हैं वो मशीन कह लें कि एक या उन क्वेश्चंस की बेस पे वो जो मशीन है वो एक सर्टेन वैल्यू प्रोड्यूस करती है। और उस वैल्यू को हमेशा हम जो है वो चेक करते हैं अपनी नोन वैल्यू के अगेंस्ट। ठीक है, यानी कि ये कहने कि हमारे पास जो है वो एक्चुअल वैल्यू है और हम मशीन की प्रोड्यूस्ड आउटपुट को हम चेक करते हैं उस
एक्चुअल वैल्यू के अगेंस्ट। अब उनका जो डिफरेंस है, अगर उनके दरमियान जो है वो कोई डिफरेंस आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब ये जो एरर है वो हमें गाइड करता है कि हमें मॉडल को अब कितना और ट्यून करना है, या हमें मजीद अभी उसकी कितनी ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, ताकि हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी। ओके फाइन, अब आगे चलते हैं। अब हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे टेबल 1 के अंदर देखें तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि सैलरी और एक्सपीरियंस के बीच में एक कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। कैसे? कि अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है तो सैलरी भी ज्यादा हो रही है, मगर कुछ केसेस में कुछ आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं। आउटलायर्स किसे क्या कहते हैं? ये जो है इन्हें कहते, ये होती हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस या अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज, और ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। हमेशा कहने के डेटा के अंदर इनके होने के जो चांसेस हैं वो होते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज होती हैं क्योंकि डेटा सेट के अंदर चांसेस हैं कि ऐसी कह लें कि एबनॉर्मल वैल्यूज या ऐसी पैटर्न्स के जो फॉलो नहीं कर रही होती वैल्यूज जरूर हो सकते हैं। कि यानी कि ये भी हो सकता है कि किसी का अगर एक्सपीरियंस कम है, हो सकता है उसकी सैलरी ज्यादा हो, तो ये इसके चांसेस जो है वो कह लें कि ये आउटलायर है, इनके होने के चांसेस कम होते हैं या रेयर चांसेस होते हैं। बट जनरली जो ट्रेंड शो कर रहा है कि अगर एक्सपीरियंस हमारा लो है तो सैलरी भी लो ही होगी। अगर हम सेम इज द केस इन टेबल 2 अगर हम देखें, सॉरी, अगर हम टेबल 2 में देखें तो हर ईयर की एनरोलमेंट जो है वो जो ईयर की एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया? यानी कि जैसे अगर ईयर हमारा 1980 है तो एनरोलमेंट उसकी 14 है। इसी तरह जैसे जैसे ईयर आगे बढ़ रहा है तो हमारी जो एनरोलमेंट्स हैं वो भी क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर यूनिवर्सिटी ये प्लान कर रही है कि उन्होंने नई फैकल्टी हायर करनी है या नई लैब्स बनानी है, तो और वो कितने मतलब कहने के वो कितने स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कमिंग ईयर्स, तो उनको जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें कितना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर है, उनको कितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, इस तरह की प्लानिंग के लिए जो है वो रिग्रेशन बहुत अच्छा प्रिडिक्शन के लिए जो है वो एक मॉडल जो है ना वो स्थापित होता है। और अगर हम ये तीसरे टेबल में देखें, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास 3 फीचर्स हैं। इस वाले टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 फीचर्स हैं, 2 के बजाय। और यहाँ पे भी हम ट्रेंड देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उनकी कुछ कॉरिलेशन मौजूद है एडवर्टाइजिंग डॉलर्स के ऊपर। ठीक है? कि यानी कि अब हम जो है वो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इफेक्ट हो रही हैं, जितना भी आप उनके ऊपर जो डॉलर्स अमाउंट है वो एक्सपेंसेस जो हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पे जो मंथ का रिलेशन है ना उसका इन्फ्लुएंस सेल के साथ नहीं देख सकते। यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर आप कहते हैं कि मंथ और सेल के दरमियान का हम कोई कोरिलेशन देखें, कोई इनका इन्फ्लुएंस है आपस में, कोई इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे वो हम नहीं देख सकते। उसकी वजह ये है कि आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे मंथ्स के जो है ना वो हमारे पास सिंगल इंस्टेंसेस हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो है ना वो कोई मंथ का जो है ना वो अमल दखल है इसके साथ, सेल के साथ। हाँ, अगर हमारे पास मंथ्स का ज्यादा डेटा होता तो फिर हम असेस कर सकते थे रिलेशनशिप मंथ का सेल के साथ। कि हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास मतलब कह रहे हैं कि ज्यादा मंथ्स का रिकॉर्ड होता तो हम कोई इसके दरमियान का कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते थे। तो इसलिए हमें ये बात अब रियलाइज हो गई है कि अच्छी प्रिडिक्शंस करने के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, वरना ट्रेनिंग जो है वो एक अच्छी ट्रेनिंग हम नहीं कर पाते। अगर हमारे पास 2 सालों का डेटा होता तो हमारे पास चांसेस हैं कि जनवरी के मल्टीपल इंस्टेंसेस होते। तो फिर हम क्या कर सकते थे कि हम उन उन मंथ्स के अगेंस्ट भी हम रिलेशनशिप चेक कर सकते थे सेल के साथ, और हम डिसाइड कर सकते थे कि क्या मंथ का फीचर भी हमें अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए। क्या हमें मंथ का जो रिकॉर्ड है या मंथ का जो फीचर है वो प्रिडिक्शंस में इसका कोई खास अमल दखल होगा या नहीं होगा। ठीक है? अगर हमें कोई रिलेशनशिप नहीं दे रहा टारगेट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो ये सिर्फ हमारे लिए जो मंथ का जो पैरामीटर है ना वो सिर्फ मॉडल की ट्रेनिंग के लिए एक इंटरफेरेंस ही प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हमें फीचर्स को असेस करना होता है। कुछ हमारे फीचर्स होते हैं जो टारगेट की प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ उन फीचर्स को ऐड करते हैं जो कि हमारे टारगेट की प्रिडिक्शन में कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे होते हैं, और उनको हम अवॉइड करते हैं जो कि
जस्ट एक इंटरफेरेंस ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे मॉडल की ट्रेनिंग में। उनके होने या होने से कोई ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम आगे चलते हैं और अब देखते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन को सिंपल फिर लीनियर क्यों कहते हैं। रिग्रेशन तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये किस लिए यूज होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, किसी भी इंस्टेंस के वेरिएबल्स के दरमियान के रिलेशनशिप के लिए। और डेटा सेट के अंदर हम इस रिलेशनशिप को फिगर आउट करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, वन इज डिपेंडेंट एंड वन इज इंडिपेंडेंट इसके अंदर। अब लीनियर का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी जो सिंपल का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सिंपल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसका मतलब है कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इसके अंदर जो है ना वो पैरामीटर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं। और मल्टीपल में क्या होगा, जैसे हमने मल्टी वेरिएट के केस में देखा था कि उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। और अब लीनियर को मतलब हम इसको लीनियर क्यों कह रहे हैं, लीनियर का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या फीचर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। किस किस तरह रिलेटेड है, एक लीनियर पैटर्न में। इसका मतलब है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज आता है तो ये दूसरे वेरिएबल में चेंज का बायस बनेगा, यानी कि अगर एक्स में चेंज आता है तो ये वाई में चेंज का बायस बनेगा, मगर वो भी लीनियरली। तो अगर ये लीनियर रिलेशनशिप है तो ये किस तरह प्लॉट किया जा सकता है या किस तरह मॉडल किया जा सकता है, विद अ सिंपल लाइन इक्वेशन, राइट। तो ये आप मैथ्स में भी पढ़ के आए हैं, स्टैट्स में भी आप पढ़ के आए हैं कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। और इसको आपको मुख्तलिफ नोटेशंस और भी मिल सकती हैं, अल्फा बीटा के फॉर्म में भी आपको ये मिल सकता है। तो ये जो इक्वेशन है लाइन की y इज इक्वल टू mx प्लस c, अब हम इस लाइन को इक्वेशन को यूज करते हैं और ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें कोई भी जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम इसको अपने एमएल के पहले एल्गोरिथम के लिए यूज करेंगे और इसके लिए मुख्तलिफ नोटेशन जैसे मैंने आपको बताया था यूज हो सकती है। बाज लोग इसे ये वाई हैट बीटा एक्स और अल्फा के तौर पे भी आपको नजर आएगा, या सम लोग इसको जो है वो कह लें, कुछ लोग आपको इसको अल्फा 1 अल्फा 2 इस तरह से भी आपको बाज जगह पे बाज बुक्स में जो है वो नजर आएगा, ठीक है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिंबल्स यूज करते हैं, मगर जो मेन आपका पॉइंट ऑफ फोकस है ना वो ये होना चाहिए कि ट्रेनिंग का मतलब है कि आपने कुछ लर्न करना है, कोई लर्न करने हैं पैरामीटर्स, कोफिशिएंट्स, मॉडल के कोफिशिएंट्स, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इस वाली इक्वेशन में देखें y हैट इज इक्वल टू, जो हमारी वाली इक्वेशन है, ये जो बीटा और अल्फा है ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं मॉडल के, ठीक है। और y हैट को हम क्या कह रहे हैं, ये है प्रिडिक्टेड y, ये वो y है जो हमारे मॉडल ने प्रोड्यूस किया है, यानी कि ये वो आंसर है जो हमारे स्टूडेंट ने ट्रेनिंग के बाद प्रोड्यूस किया। और जो खाली y है वो होता है हमारे पास एक्चुअल y, ठीक है, जो कि हमारे ट्रेनिंग के डेटा सेट में हमारे पास आउटपुट y की जो आउटपुट है हमारे पास मौजूद है। आपको पता है ना, हमने y हैट को कंपेयर करना है y के साथ ताकि हम देख सकें कि कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि y कौन सी वैल्यू है, वो टीचर के पास जो एक मॉडल सोल्यूशन है, अब वो टीचर जो अपने मॉडल सोल्यूशन है वो चेक कर रहा है स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है, ठीक है। तो अब इनका डिफरेंस जो है वो हमने क्या पढ़ा था, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एरर, और हम उसको रेजिडुअल भी कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब वही बात कि हमने जो है वो वाई प्रिडिक्टेड जो है वो कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है। ये वो वाई है जो कि हमारा प्रोसेस कौन से, ट्रेनिंग के प्रोसेस के दौरान हमारे पास आएगा। अगर y जो है वो हमारे एक्चुअल y या ट्रू y के अगेंस्ट जो है वो चेक करते हैं और वहां पे मैंने को बताया था कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आए, तो फिर इसका मतलब है कि क्या है, वहां पे वो एरर है। तो हम हमेशा y को y हैट के अगेंस्ट चेक करें। आइडियली तो बिल्कुल ये सिचुएशन होनी चाहिए कि जो y है वो y हैट के इक्वल हो, मगर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉडल्स के अंदर मार्जिन ऑफ एरर मौजूद होता है, ठीक है। ये एक एस्टिमेशन होती है, एक्चुअल होना जो है वो बड़े रेयर चांस में होता है। बीटा और अल्फा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मॉडल के पैरामीटर्स हैं, मॉडल के कोफिशिएंट्स हैं। एक्स जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास पहले से मौजूद है डेटा सेट में, हमें एवेलुएट करना है पैरामीटर्स की वैल्यू जो कि कौन से हैं, बीटा एंड अल्फा, या एम या और सी,
ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास जो है वो बीटा और अल्फा की वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो मॉडल बिल्ड हो चुका है, या वो एक मशीन बिल्ड हो चुकी है कि जिसके अंदर अगर हम अपने एक्स की वैल्यू डालेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। जैसे कि अगर हम इस टेबल में देखें, अगर ये जो कॉर्नर में टेबल है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि अगर हम इसका रिग्रेशन मॉडल जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं और ये डेटा हमारे पास मौजूद है, तो अगर आप इसमें देखें कि जो डेटा सेट के अंदर एक्सपीरियंस है वो हमारा क्या होगा, एक्स होगा, और सैलरी हमारे इस केस में क्या होगी, हमारी ट्रू वाई होगी, या हमारी एक्चुअल वाई होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल वाई है। अब मॉडल की ट्रेनिंग के फेज में हम जो मॉडल को बताएंगे वो बताएंगे एक्स और वाई। ठीक है, ट्रू वाई, ट्रू एक्स ट्रू वाई बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, पहला इंस्टेंस आप देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 15 है। मॉडल हमारा ये फिगर आउट करने की कोशिश करेगा ऐसी वैल्यूज b और a की, यानी कि बीटा और अल्फा की, के x को जब हम 2 दें तो y जो है वो 15 हो जाए। तो वो अब क्या वैल्यूज होंगी बीटा और अल्फा की, कि हम उसको जो है फिट करें, तो हमारे पास जो हमारा y है वो 15 हो जाए। ठीक है, या हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। मॉडल जो है वो ऐसी वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करता है बीटा और अल्फा की, कि जिससे हमारी जो लीनियर लाइन है उसका बीटा, या जिसको हम लाइन की इक्वेशन में बीटा को हम क्या कहते हैं, हम इसको स्लोप कहते हैं, और अल्फा उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। ये दो वो कोफिशिएंट हैं, ये दो वो पैरामीटर्स हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं एक मॉडल को बिल्ड करने के लिए, ताकि जब भी उसे हम एक्स की वैल्यू दें, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दें, वो हमें क्या जनरेट कर दे, हमें एक वाई प्रोड्यूस कर दे, एक आउटपुट प्रोड्यूस कर दे। और फिर वही बात है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इंटरसेप्ट क्या होता है, कि जहां पे वाई एक्सिस को लाइन जो है वो कट कर रही होती है। अब मॉडल में जो है वो आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह तो बेशुमार वैल्यूज होती हैं, अल्फा की भी बेशुमार वैल्यूज होंगी, बीटा की भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी। तो अब ये देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे अब आप देखें कि अब इस मॉडल में हमारे पास बीटा की वैल्यू हमने 7 दी है, ठीक है, और अल्फा हमने 1 दी है। तो क्या हुआ कि जब हमने 2, ठीक है, 2 हमारे पास इनपुट थी, ये देखें ना, 2 इनपुट थी, और 15 जो है वो ट्रेनिंग डेटा में हमारे पास 15 जो है हमारे पास आउटपुट थी। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास 2 देने पे 15 आ जाए, और हमने बीटा और अल्फा फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, हमने अल्फा जो है, सॉरी बीटा जो है हमने क्या दिया 7, और अल्फा दिया 1 ट्रेनिंग फेज के दौरान। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू हमारे पास 3 था, और y हमारे पास आउटपुट पे 28 है। अब हमने सेम वो जो स्ट्रेटेजी पीछे लगाई थी पिछले रो में, पिछले इंस्टेंस में, हमने वही वाली इसी इसमें भी वही वाली फिट करने की कोशिश की। तो जब हमने फिट करने की कोशिश की, तो अब देखें हमारे पास हुआ क्या। 3 को जब हमने 7 से, यानी कि बीटा की वैल्यू हमने 7 ही रखी, जब हमने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 21 प्लस 1, ये तो 22 हो गया। अब मॉडल ने जो प्रिडिक्ट करके दिया है आपको वो है 22, यानी कि जो y हैट है वो आया 22, मगर जो एक्चुअल y है, ठीक है, जो ट्रू y है, ये देखें जो ट्रू y है वो था 28। सो देयर इज अ डिफरेंस, आ गया ना डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ हाउ मच, डिफरेंस ऑफ 6 बिटवीन 2। ठीक है, सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स देखें तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ $6,000 अगर आप डेटा को एनालिसिस करें। तो इस सिचुएशन में मॉडल जो है वो अपने आप को क्या करेगा, अपडेट करेगा, वो जो उसकी पॉलिसी है या जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी वो उसको क्या करेगा, अपडेट करेगा, और फिर कोशिश करेगा ऐसे फिर वैल्यूज कोफिशिएंट या पैरामीटर्स जो हमारे अल्फा बीटा और उनकी वैल्यू को सेट करने की कोशिश करेगा, जो दोनों एग्जांपल्स को, यानी कि दोनों इंस्टेंसेस को क्या करे, सेटिस्फाई करे एग्जैक्टली या नियरली इक्वल। मतलब वो आप वो डिपेंड करता है आपको वो किस हद तक उसको जो है वो मैप अप कर सकता है। हम जो है वो अपने पैरामीटर्स की ट्यूनिंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे, करते रहेंगे ट्रेनिंग फेज के दौरान।
जब तक कि ऐसी प्लॉजिबल वैल्यूज हमारे कोफिशिएंट्स की ना आ जाए जिसके ऊपर तमाम रोज, तमाम एग्जांपल्स, तमाम ट्रेनिंग इंस्टेंसेस जो डेटा सेट के अंदर मौजूद हैं वो सेटिस्फाई ना हो जाए। ये है बेसिक एल्गोरिदम, ये है बेसिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का टास्क, कि हम एक मॉडल फिट कर सकें एक्चुअल या ऑब्जर्व डेटा सेट पे। और इस स्ट्रेटेजी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडल फिटिंग। ठीक है। नाउ हम जानते हैं, हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वी अंडरस्टैंड कि मॉडल इज अ लीनियर मॉडल और टारगेट इज टू फाइंड बेस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स। एंड कौन से पैरामीटर्स? बीटा एंड अल्फा। व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ दीज टू, जब हमें बीटा और अल्फा की वैल्यूज मिल जाती हैं तो हमें एक्चुअली क्या मिल जाता है, हमें वो मॉडल मिल जाता है जो कि क्या बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे ट्रेनिंग के डेटा सेट को। बताया था ना कि डेटा सेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट होता है ट्रेनिंग का और एक पार्ट होता है टेस्टिंग का। तो अभी किसकी बात हो रही है? ट्रेनिंग के डेटा सेट को। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कितनी वैल्यूज अल्फा और बीटा की हम ट्राई करते रहेंगे। यहाँ पे तो देखें अभी हमने 7 लिया ना, हम कितनी ट्राई करेंगे? क्या हमें हमेशा हिट एंड ट्रायल अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी, कभी कोई वैल्यू डालें कभी कोई वैल्यू डालें? तो आंसर है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसकी वजह ये है कि अल्फा और बीटा की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं दे आर इनफाइनाइट। अल्फा भी जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है और बीटा भी जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूज ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर हमने यहाँ पे 15 बनाना होता और x हमारे पास होता तो यहाँ पे बीटा के वैल्यू 3 भी हो सकती थी और अल्फा की वैल्यू 9 भी हो सकती थी, वो भी ट्रू था। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं अल्फा और बीटा के लिए कि हम जिस पे हमारी जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है उसको ट्रू कर सकें। तो फिर क्या अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है कि हमने किस तरह से फिर उसकी जनरलाइजेशन करनी है, मॉडल किस तरह से जनरलाइज करना है? हमें जो है वो बेस्ट, सबसे पहले तो यही बात है कि हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है ना फीचर्स चाहिए जो कि हमारे आउटपुट को डिटेक्ट करने में या डिपेंडेंट वेरिएबल को डिटेक्ट करने में हमें जो है वो मदद करे। तो बहुत चांसेस हैं हमारे डेटा सेट में कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा है और उसमें, और रियल डेटा सेट ऐसे ही होते हैं कि उनके अंदर बेशुमार फीचर्स होते हैं, तो हम वो वाले चेक करेंगे कि जिनकी आपस में कोई रेलिवेंस भी हो, एक दूसरे के साथ उनकी जो है वो कोई मुमासलत भी हो। ठीक है। तो ये देखें हमने क्या किया कि सेल्स, और अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की सेल्स, तो इनके यहाँ देखें एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुआ है, इसी डेटा को हमने यहाँ पे प्लॉट किया है उनके दरमियान का पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देयर इज अ लीनियर पैटर्न कि यहाँ पे देखें इनके दरमियान एक लीनियर ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जो भी वेरिएबल हम पिक कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि वो रिलेशनशिप चेक करने के लिए आपको रिलेशन का जो है ना वो मदद देते हैं। हम ये देखते हैं कि हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि आप ये कह लें कि प्री प्रोसेसिंग के स्टेज में बेसिकली ये काम होता है, या आप फीचर सिलेक्शन की स्टेज पे आप ये काम करते हैं कि कौन से फीचर्स जो हैं वो आपके लिए उनका कोई फायदा है और उनका आपस में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है एक और तरीके से, कि जहाँ पे एरर पॉजिटिव भी होती है और एरर नेगेटिव भी होती है। तो हम देखते हैं कि क्या फर्क है दोनों में।